हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस फोर सुमित स्टडी पे। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के। इसको आपको मात्र इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको आज अपन पूरे बिल्कुल डिटेल्स के साथ सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, है ना। अगर अभी तक कोई भी भाई या बहन ने 10th क्लास का मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, आपके 100% नंबर आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में चल रहे हैं, तो जल्दी से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल डेली आपका ये सेशन रहेगा जिसमें आपको 10th क्लास की मैथ पढ़ाई जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अपन इसमें पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ओनली मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके 10th क्लास के लिए। तो सबसे पहला अपन क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। मतलब सबसे पहले अपन ने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है और उसके बाद अपन ने एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या रहती है। तो इस अपन देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, मतलब दोस्तों ऐसे अपन ने लिए दिया है कि 96 और 404। तो सबसे पहले अपन 96 और 404 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका हल लिखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल आपको डिटेल से बताया जाएगा बिल्कुल गुणनखंड के साथ। तो सबसे पहले अपन गुणनखंड करेंगे 96 और 404 का। ये आपको आप जो हल करोगे ना उसमें आपको ये लिखना नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले अपने पास 96 दिया है तो 96 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की ये ट्रिक रहती है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 96 किससे कट रहा है। तो 96 अपन ने देखा कि 2 से कट रहा है। 2 से कैसे कटेगा, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 2 चौके 8, एक बचेगा 2 अट्ठे 16। अब होगा अपने पास 48। ये भी 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे जो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ये भी अपना 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर ये भी 2 से कट रहा है, 2 छिंग 12। ये भी अपना 2 से कट रहा है, 2 तीन 6 और ये अपना 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो जो हो जाएगा अपना 96 का पूरा अभाज्य गुणनखंड। तो अपन यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, ये पूरा ये पूरा होगा ना, ये अपन यहाँ पे हल में लिख देंगे। तो हल में अपन यहाँ लिखेंगे 96 बराबर, 96 बराबर अपने पास क्या है, 2 इंटू 2, 5 बार 2 हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये 5 बार 2 लिख लिए, 1 2 3 4 5 और 1 बार 3। जी 96 का गुणनखंड हुआ है। अब उसके बाद अपने लिए दिया है 404। तो 404 का भी अपन ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। कैसे, अपन यहाँ पर देखेंगे 404। तो 404 सबसे पहले देखेंगे काय से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 2 2 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 एकम 2। अब ये 101 से ही कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये 101 किसी से नहीं कटता, स्वयं से कटता। तो यहाँ पर 101 से एक बार कट जाएगा, ठीक है। 101 से अपन काटेंगे ना तो ये अपना एक बार कट जाएगा, तो एक आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये नहीं लिखना, ये आ जाएगा। तो अपन इसको भी अपन यहाँ पे कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101 से एक बार कटा था, ये हो जाएगा अपन दोनों का ये अपना गुणनखंड हुआ है। उसके बाद अपन देखेंगे कि इसमें क्या पूछा था, इनका एचसीएफ ज्ञात करो और एलसीएम। तो सबसे पहले अपन एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है दोनों में कौन सी कॉमन संख्या मिल रही है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 96 404 का एस सी एफ। अब अपन ने यहाँ से देखा कि दोनों में क्या सेम आ रही है। तो यहाँ से एक बार ये 2 मिल रहा है, एक बार ये 2 मिल रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएगा अपना एस सी एफ। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इनको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद कुछ नहीं करना हमने लिए। यहाँ पर अपन ने देखा कि 96 का गुणनखंड किया तो ये आ गया, 404 किया तो ये आ गया। और इन दोनों का एस सी एफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है। तो एस सी एफ अपने पास आ जाएगा 2 दूनी 4। अब अपन देखेंगे कि इनका एलसीएम क्या देखेंगे दोस्तों, अपन इसका एलसीएम। तो अपन यहाँ पे बिल्कुल जमा के लिखेंगे, इसी प्रकार आपको बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना। अब अपन क्या देखेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अपन ने देखा कि पहली संख्या, तो पहली संख्या अपने पास क्या आई, 96। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 96 इंटू दूसरी संख्या अपने पास क्या आई दोस्तों, तो दूसरी संख्या अपने पास आई 404। तो यहाँ लिख देंगे 404 बराबर में एलसीएम अपन ने ज्ञात करना है इंटू एचसीएफ अपने पास कितना है। तो एचसीएफ अपने पास है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ तक क्लियर है,
एस सी एफ अपने पास 4 रहेगा। पहली संख्या अपन ने 96 लिख दी, दूसरी संख्या 404 लिख दी, बराबर में एलसीएम इंटू एस सी एफ। तो एस सी एम अपने पास 4 था तो 4 लिख दिया। अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 96 इंटू 404। अब ये 4 है ना, ये चार अपने कहाँ जाएगा दोस्तों, ये 4 आएगा अपने बटे में, ठीक है। और अपने पास बराबर में ये एलसीएम रहेगा, सी एम। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, 4 से अपन काटेंगे तो 4 एकम 4, 400 इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 0 की 0, 4 एकम 4। अब अपने पास क्या बचेगा 96, यहाँ पर बचेगा अपने पास 96 इंटू 101। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के क्या जाएगा, इन दोनों का अपन आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा अपना एलसीएम। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे बराबर में क्या जाएगा अपने पास एलसीएम। तो अपन एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम बराबर में इन दोनों का मल्टीप्लाई करने गुणा करने पर कितना जाएगा 96 और 96, ये अपने आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपन इसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या था कि 96 और 404 का एचसीएफ आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। तो अपन ने देखा कि 96 का गुणनखंड करेंगे तो जो आ जाएगा, 404 का गुणनखंड करेंगे तो जो आ जाएगा दोनों का। अब दोनों का गुणनखंड करने के बाद अपन एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से अपन ने देखा कि दोनों में कॉमन मिल रहा है 2 और एक बार मिल रहा है 2, तो 2 बार 2 मिलने के बाद 2 दूनी 4, एचसीएफ अपने पास 4 हो जाएगा। अब उसके बाद अपन देखेंगे कि इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या 96 थी और दूसरी संख्या 404 थी, बराबर में एलसीएम कितना था अपने पास निकालना था, एचसीएफ 4 था। तो अपन ने देखा 96 इंटू यहाँ पर 404 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। जे अपने पास एचसीएफ 4 था, 4 बटे में जाएगा, 4 से अपन 404 को काटेंगे तो 101 आ जाएगा, 96 और 101 का गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के कितना आ जाएगा 96, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा एलसीएम। अपन अतः करके लिख सकते हैं कि अतः एलसीएम बराबर ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपन यहाँ पर क्या 10th क्लास के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। तो अपन अब जाकर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास कि संख्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास संख्या 6, 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसमें अपने पास क्या दिया है, इसमें भी अपन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन इसमें अपने पास 2 संख्या थी और इसमें अपने पास कितनी संख्या आ गई, 1, 2 और 3 संख्या आ गई। तो 3 संख्या वाले इसको भी अपन करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको अपन कैसे समझते हैं आइए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए अपन कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख नहीं रहा हो तो सॉल्व कर देता हूँ, ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका हल। देखो इसमें भी अपन ने क्या करना है, इसमें भी अपन ने दोनों का पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहले सबसे पहले अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल। ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल चल रहा है। तो सबसे पहले अपन ने 6 का और 72 और 120 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए अपन सबसे पहले लेंगे 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट रहा है 2 3 6 और 3 से कट रहा है 1 बार। तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 3 आ जाएगा, है। उसके बाद करेंगे अपन 72 का। तो 72 का करेंगे तो 72 का ऐसा करेंगे, देखो 2 से काटेंगे अपन, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 नाम 18, फिर 3 से कट जाएगा 3 तिरका 9 और 3 से कटेगा 3 एकम 3, ये 2 का हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे अपन 120 का, 2 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पे अपन 15 का ऐसे कटेगा 3 से, 3 5 है 15 और 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास तीनों के आ जाएंगे गुणनखंड करने के बाद इनको भी अपन कैसे लिख देंगे, लाइन जैसे उसमें लिखे थे ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर अपन लिखेंगे 2, सबसे पहले लिखेंगे 6 का। तो 6 बराबर अपने पास कितना है 2 इंटू 3। उसके बाद देखेंगे 72 का देखेंगे तो 72 में 1 2 3 बार 2 आए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये अपने पास आ जाएगा 72 का। उसके बाद देखेंगे 120 का देखेंगे तो अपने पास 1 2 3 बार 2 आए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 बार 3 1 बार 5, ये अपने पास आ जाएगा 120 का गुणनखंड, ठीक है। अब अपन देखेंगे इनका सबसे पहले अपन क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना रहता है। तो एचसीएफ अपन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं।
तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि 6,72,120 का HCF बराबर। अब HCF क्या रहता है, HCF अपने पास रहता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन अपने पास क्या क्या रहेगा वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन दोनों में देख रहे हैं, देखो एक बार इसमें 1 2 और 2, इन तीनों में 2 मिल रहा है तो अपन यहाँ एक बार 2 लिख देंगे। और तीनों में क्या मिला, देखो 3, एक 3 इसमें मिल गया, एक 3 इसमें मिल गया, एक 3 इसमें मिल गया, तो यहाँ पर आएगा 3। तो अपना HCF निकल के कितना आएगा, 3 दूनी 6, ये अपना HCF आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब HCF के बाद अपन देखेंगे इसका LCM निकालना। तो LCM कैसे निकालेंगे वो भी अपन इसमें देखते हैं। देखो अब LCM निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे 6,72,120 का LCM, इसको कोष्टक मत करते हैं। अब इनका अपन क्या देखेंगे, LCM। तो LCM में क्या रहता है अपने पास कि 2 कितनी बार आ रहा है, और मतलब जो जो संख्या कितनी बार आ रही है वो इसमें अपन लिखेंगे। मतलब जो संख्या ज़्यादा बार आती है उसको लिखते हैं अपन। जहाँ पे देख रहे हैं 2, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 1 2 3, 1 2 3, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो अपन यहाँ पे 2 को 3 बार लिखेंगे। 2 को 3 बार लिख दो, या 2 की पावर 3 भी कर सकते हैं। तो 2 की पावर अपन यहाँ पे 3 कर देंगे इंटू। उसके बाद देखेंगे 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 3 देखेंगे, 1 2 बार इसमें आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, मतलब ज़्यादा बार कितनी है, 3 3 2 बार है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिख देंगे, मतलब 2 3 बार है और 3 2 बार है। ये अपने पास क्या रहता है, ये अपने पास रहता है HCF। और अपन इसमें क्या बचा, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे भी हो गया, 5 बचा। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो इंटू 5 की पावर 1। अब इन तीनों का अपन मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे आपस में, तो अपने पास LCM निकल के आ जाएगा। तो LCM बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 3 का, और इन आपस में देखो 3 का अपन क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 2 का करेंगे 3 दूनी 3 का दोगुना करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर 1 है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे LCM बराबर, क्या लिखेंगे, LCM बराबर इन इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के कितना जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के जाएगा 360। ये रहेगा अपना आंसर। यहाँ तक क्लियर है। ये अपना क्या है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस दो नंबर क्वेश्चन को भी दोबारा समझेंगे। देखो 6 का अपन को क्या करना है, गुणनखंड। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। 120 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये अपने आ जाएगा 120 का। अब अपन देखेंगे HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो अपन ने यहाँ से देखा कि एक सब में कॉमन 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, उसके अलावा 5 किसी में नहीं है, तो 3 दूनी 6 अपना HCF हो जाएगा। और LCM ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि 2 सब में ज़्यादा किस में आ रहा है, मतलब कितनी बार अधिक बार आ रहा है। जो अधिक बार होता है उसको लिखते हैं। अपन ने देखा कि 2 3 बार है, 3 से ज़्यादा बार नहीं है, तो 2 की पावर 3 कर दी। और 3 देखते हैं तो यहाँ 1 बार था, यहाँ 2 बार था, यहाँ 2 बार था तो अपन ने 2 बार लिख दिया। और 5 एक बार रहेगा तो 1 बार लिख दिया। 2 का अपन क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का 1 है तो 5 का 5 ही रहेगा। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं, LCM बराबर 360 रहेगा। उसके बाद अपन देखते हैं, अपने 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है वो अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास ये है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास ये वाला कि HCF 306, HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। मतलब इसका मतलब है HCF बराबर 9 दिया है और LCM अपने ज्ञात करना है। मतलब HCF दिया है, LCM अपने ज्ञात करना है। तो HCF दिया है, LCM ज्ञात करना है, तो ये भी अपन बिल्कुल आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं ना। HCF दिया है अपने लिए और LCM अपने लिए क्या करना है, ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करना है, HCF अपने लिए दिया है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पर लिखेंगे अपन हल। HCF दिया है
तो अपन सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ अपने लिए दिया है। तो अपन यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अपने लिए, दिया है एस सी एफ। ये क्वेश्चन में ऐसे ही देख से लिखते हैं, क्या दिया है 306,657 का। एस सी एफ बराबर कितना दिया, 9, ये अपने लिए दिया है ना। उसके बाद देखेंगे कि पहली संख्या दी है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे पहली। इसी प्रकार जमा के लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसलिए जमाने का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है आपको, है ना। को पहली संख्या ये दी है और दूसरी संख्या अपने लिए क्या दी है, दूसरी संख्या अपने लिए कितनी दी है, 657। ठीक है, अपने लिए जो जो चीज़ दी रहती है सबसे पहले वो लिखते हैं, है ना। तो अपने लिए दिया है एस सी एफ 9, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। तो सबसे पहले अपने लिए एस सी एफ तो दिया है, ये तो इसका सिंपल सा वही फॉर्मूला रहेगा जो अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझा था। कौन सा वाला, यहाँ से लिखेंगे अपन पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान से करके जाना 100%, है ना। ये तो आता ही है ये वाला क्वेश्चन। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एस सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, तो पहली संख्या अपने लिए कितनी दी है, 306, तो यहाँ लिखेंगे 306। दूसरी संख्या कितनी दी है, 657, तो यहाँ लिखेंगे 657 बराबर में एस सी एफ अपने लिए कितना दिया है, 9 दिया है। एल सी एम अपने लिए निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। जो जो चीज़ दी है सबसे पहले अपन ने वो लिख ली, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है अपन ने, ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एल सी एफ इंटू एल सी एम। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 थी, बराबर में एस सी एफ 9 दिया है और एल सी एम अपने लिए निकालना है। ठीक है, तो जहाँ से अपन ने पहली संख्या 300 चली थी, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना। तो जहाँ पे लिखेंगे अपन 306 इंटू 657 और ये 9 है ना, 9 यहाँ से बटे में आ जाएगा अपने पास, बराबर में एल सी एम। देखो अब 9 से अपन सिंपल सा इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे अपन। देखो 9 का 9 3 27, कितने बचे, 3 9 चौके 36, यहाँ से अपने 34 होगा जी, अपने पास रहेंगे 657। कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। अब अपन ध्यान से देखेंगे कि एल सी एम, एल सी एम बराबर अपने पास एल सी एम निकालना है। तो एल सी एम बराबर यहाँ से कितने बचे, 34 इंटू 657। तो यहाँ से अपना एल सी एम निकल के आ जाएगा, एल सी एम बराबर इन दोनों का अगर अपन आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 22338। इनका अपन गुणा करके भी देख लेना है ना। तो ये अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक और बार ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें अपने लिए दिया था कि एस सी एफ 9 दिया है और एल सी एम अपने लिए ज्ञात करना था। तो अपने लिए जो चीज़ दी रहती है वो पहले लिख लेते। तो दिया है एस सी एफ 306 और 657 का 9, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। इसका सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे अपन, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एस सी एफ इंटू एल सी एम। तो पहली संख्या अपने पास कौन सी थी, 306 थी और दूसरी संख्या थी 657, बराबर में 9 एस सी एफ अपने लिए दिया था, एल सी एम अपने ज्ञात करना था। 306 इंटू 657, 9 को अपन बटे में पहुंचा देंगे, बराबर में आ जाएगा एल सी एम। 9 से इसको काटेंगे तो 34 बार में कट जाएगा। एल सी एम बराबर 34 का मल्टीप्लाई अगर 657 से करेंगे तो अपने पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 2233 ये अपना आंसर रहेगा। जे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने लिए जो 4 दिया है वो कौन सा दिया है उसको ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपने लिए 4 दिया है। ये 3 क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं, एक ये भी हो गया, एक ये भी अपन ने समझ लिया और एक 3rd क्वेश्चन भी बहुत आसानी समझ लिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, ये हमेशा एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि √3 एक परिमेय संख्या है, कौन सी, अपरिमेय, इसको अपने सिद्ध करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अपना, हो चुका है 4th। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, ये अपन को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है या नहीं। तो इसको भी अपन आसानी से समझेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसा एक √2 भी है और एक √5 भी है। तो मैं आपको √3 करवाऊंगा, 5 करवाऊंगा, 2 आपको खुद करना है और कमेंट करके बताना है कि हमारा 2 का आंसर सही आया है और हमने सही तरीके से कर लिया है। तो √3 को अपन बिल्कुल आसानी से समझेंगे।
सरल सा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें क्या दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 3 से 4 बार करके देखना है। √3, √5 और √2 आपको करना है स्वयं से। मैं 3 और 5 करवाऊंगा, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करना जरूर है। आप इसको 2 से 3 बार करोगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो अपन इसको समझेंगे √3 को। तो इसको थोड़ा क्या है, इसका जो करने का जो मेथड है ना वो थोड़ा लंबा है। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार करोगे तो इसको भी आप आसानी से कर सकोगे। तो अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अपन बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, है ना। ध्यान से समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे हल। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले लिखेंगे अपन हल, बिल्कुल जमा के करना है इस प्रकार, जिस प्रकार मैं आपको करवा रहा हूँ ना उसी प्रकार से, है ना। सबसे पहले अपन लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे माना। अपन ने पता है कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या, लेकिन अपन मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या है। ये अपन ने माना है। क्या माना है, माना √3 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और इनका आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो अपन यहाँ लिखेंगे √3 बराबर P/Q मतलब A/B मान लो अपन, A/B कोमा A बराबर 0 नहीं होना चाहिए और A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है और √3 बराबर A/B मतलब परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जो A/B के रूप में लिखी जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर A/B कोमा A बराबर 0 मतलब A बराबर 0 नहीं होना चाहिए और A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। मतलब परिमेय संख्या जो होती है इनका आपस में कोई गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए और P/Q के रूप में लिखी जानी चाहिए। जब बटे में लिख रहे हैं तो गुणनखंड तो होगा ही नहीं। तो ये बात अपन को यहाँ पर लिखनी है। इस तरीके से आप लिखोगे ना तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास √3 बराबर A/B है। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का गुणन वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब दोनों पक्षों का अपन ने क्या करना है, वर्ग करना है। मतलब √3 और A/B इन दोनों का अपन वर्ग करेंगे। तो √3 का अगर वर्ग करेंगे तो 2 से अपना मतलब वर्ग से √ कट जाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या जाएगा, 3 अकेला आ जाएगा। अब A हैगा तो A का स्क्वायर और B हैगा तो B का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। इससे √ हैगा ना, √ से अपना वर्ग कट गया, इसलिए अपन ने यहाँ 3 अकेला लिख दिया और इन दोनों का अब तो अपन ने स्क्वायर ही कर दिया। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे और A² का गुणा 1 में करेंगे तो अपने पास आ जाएगा A² बराबर, इसका गुणा अपन इसमें करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 3B का स्क्वायर। 3B का स्क्वायर, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ करके लिखेंगे अपन, यहाँ A² मतलब ये वाला A² इस 3 से क्या विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है। और उसके बाद चूंकि मतलब A² 3 से विभाज्य है तो A बराबर A भी क्या होगा अपना 3 से विभाज्य है, A भी अपना 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, A बराबर अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो अपन यहाँ पे एक और स्टेप में लिखेंगे कि माना A² बराबर, माना A² बराबर 3B²। मतलब ये अपन ने जो समीकरण 1 था ना उसी को अपन ने यहाँ पर लिख लिया। कौन से, ये अपन ना समीकरण 1 था ना उसी को अपन ने यहाँ पर लिख लिया, इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। ये अपन ये समीकरण 1 उठा के अपन ने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके नीचे लिखेंगे ये वाली स्टेप कौन सी, माना A बराबर 3 के, यहाँ
के एक पूर्णांक है। के क्या है? एक पूर्णांक है। के एक पूर्णांक है। सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर अपन ने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 अकेला आएगा। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दोनों का कर दिया। यहाँ पर अपन ने 1 मान लिया। ए स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 3b का इसमें गुणा कर दिया। तो ये अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गया। यहाँ पर ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो ए भी अपना 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर अपन ने समीकरण नंबर 1 जो है ना उसको उठा के अपन ने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर लिख लिया माना ए बराबर 3 के। ए बराबर अपने पास 3 आ रहा था तो अपन ने यहाँ ए बराबर 3 के मान लिया। के क्या है? के एक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब जो ए का मान 3 के माना है वो अपन उठा के पूरा समीकरण नंबर 1 में अपन रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 में अगर अपन इसको रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो ए बराबर 3 के है तो एक ही जगह पे अपन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ही जगह पे 3 के, तो 3 के का स्क्वायर बराबर 3 के का स्क्वायर बराबर, अब 3 से अगर इसमें अपन डिवाइड करेंगे, 3 से इसमें अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास नहीं, सबसे पहले अपन 3 का इसमें क्या करा, इसकी जगह पर रख दिया। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 3 के बराबर 3b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो अपन 1 का मान रख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ए बराबर 3 के यहाँ अपन ने माना है तो ए का मान अपन यहाँ रखेंगे। तो ए का मान अपन यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3b ऐसा का ऐसा रहेगा। अब 3 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और के स्क्वायर अपना ऐसा ही रहेगा बराबर में। यहाँ से ये 3 अपना बटे में आ जाएगा, है ना, यहाँ से अपना 3 बटे में आ जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर अकेला रहेगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 का 9, 3 अकेला आ जाएगा। तो अपने पास ये पूरा निकल के क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इधर लिख देंगे अपन, वी स्क्वायर बराबर 3, बी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर। ठीक है, के तो अपने पास पूर्णांक है, के तो अपने पास पूर्णांक है तो अपन यहाँ लिखेंगे कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो बी भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, अपने पास दोनों जगह अपने पास ए बी और बी दोनों क्या होगा, विभाज्य होगा। इसके बाद अपन आगे जाएंगे तो आगे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन आगे लिख लेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, बी 3 से विभाज्य होगा। ये अपन ने उधर भी लिख दिया था, इधर भी लिख के अपन एक बार इसको अब ध्यान से समझेंगे। ये वाली स्टेप लिखने के बाद अपन क्या लिखेंगे, यहाँ ये वाली लाइन अब जरूर लिख के आना है, यहाँ ए तथा बी दोनों का ओवेनस्ट गुणनखंड, दोनों का ओवेनस्ट गुणनखंड 3 है। अतः हमारी जो अपन ने अभिधारणा की है, अतः हमारी अभिधारणा गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये लाइन अपन को लिख के आना है, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा क्या है, लेंथी सवाल है लेकिन इसको करना जरूर है, ये पेपर में आता है। एक बार और ध्यान से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको 2 से 3 बार करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक बार समझते हैं, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन था वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अपन से ये पूछा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जिसको अपन ने सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले अपन ने √3 एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले अपन ने इसको मान लिया कि माना √3 एक
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, a/b के रूप में लिखी जाती है और ए बराबर क्या होना चाहिए अपने पास, 0 नहीं होना चाहिए और ए बी का कोई ओवेनेस्ट गुणनखंड भी नहीं होना। ओवेनेस्ट मतलब दोनों का कोई कॉमन गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अपन ने देखा है एंड में अपने पास दोनों का ओवेनेस्ट गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसलिए अपन इसको कहेंगे कि एक अपरिमेयी संख्या है। तो अपन ये वाली लाइन लिखेंगे, √3 बराबर a/b और ए का कोई ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और ए बी का कोई ओवेनेस्ट गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। इतना लिखने के बाद अपन यहाँ से ये वाला पोर्शन उठाएंगे और लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। √3 का वर्ग करेंगे तो वो अंडर रूट से कट जाएगा तो 3 सिंगल आ जाएगा। ए और बी का वर्ग करेंगे तो दोनों पे वर्ग चढ़ जाएगा, दोनों पे क्या चला जाएगा, दोनों पे वर्ग चढ़ जाएगा। अब अपन यहाँ से देखेंगे कि 3 के नीचे अपन 1 मानेंगे तो a² का गुणा 1 में करेंगे तो a² आ जाएगा और 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b² आ जाएगा। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ क्या हुआ है, a² 3 से विभाज्य है। a² कैसे किससे विभाज्य है, a² अपनी 3 से विभाज्य है तो a बराबर भी 3 से विभाज्य होगा या है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण नंबर पूरा उठा के एक इधर लिख देंगे। उसके बाद अपन लिखेंगे माना a बराबर 3 के यहाँ के एक पूर्णांक है। ए बराबर अपन ने 3 के मान लिया और के को एक पूर्णांक है तो अपन ने पूर्णांकों को लगा सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 3 के है ना, तो 3 के का स्क्वायर बराबर 3b का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर भी अपन ने क्या किया है, ये 3 के ए बराबर 3 के मान आता ना, इस पूरे 3 के तो ए का मान अपन ने किस में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो a² रहेगा तो 3 के का स्क्वायर बराबर 3b ऐसा का ऐसा रहेगा अपने पास। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि 3 के का स्क्वायर रहेगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, के का स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा बराबर में 3 बटे में आएगा b² ऐसा कैसा रहेगा। 3 से अपन इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 b² मतलब ये वाला b² अपने पास यहाँ आ गया, b² बराबर 3 के² ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ पर भी अपन ने वही वाला स्टेप देखा कि b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगा। उसके बाद अपन ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी अपन ने ये वाली लाइन दोबारा लिख दी थी समझने के लिए कि b² बराबर 3 से विभाज्य तो b भी 3 से विभाज्य होगा। अतः a तथा b दोनों का ओवेनेस्ट गुणनखंड 3 है। अपन ने देखा है ना कि a और b दोनों का ओवेनेस्ट गुणनखंड क्या है, 3 है। तो अतः हमारी अभी धारणा गलत निकली, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि दोनों का कोई ओवेनेस्ट गुणनखंड ना हो, इसलिए ये अपनी अभी धारणा गलत निकली। और यहाँ पर लिख देंगे √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर करना है दोस्तों आपको 2 से 3 बार। इसी का एक और क्वेश्चन अपन देखेंगे। एक और क्वेश्चन अपने पास रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही अपन से यहाँ पूछा था, यही अपन से यहाँ पूछा था। ये अपना उदाहरण का सवाल है और अपना प्रश्नबली का। कभी कभी क्या होता है, उदाहरण का सवाल भी पूछ लिया जाता है, प्रश्नबली का नहीं पूछते हैं। इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको जरूर ध्यान से करना है। ये भी अपना बिल्कुल जो 3 किया है ना उसी का जैसा हैगा, आप इसको कर सकते हो। कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ आपने √3 लिखा है वहाँ पर √5 लिखना है। √5 ये आपको करना है ना, ये आपको करना है। और इसके बाद अपन को, इसके बाद आपको √2 है, √2 ये भी आपको करना है। उसमें भी यही रहेगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √5 और √3 आप दोनों हमें करके और कमेंट करके बताओगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोनों दोबारा से करके दिखा दूंगा। और इसके बाद अपन जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका आज की प्रश्नबली का लास्ट क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चनों को पढ़ लेना, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। इन क्वेश्चनों को कम से कम हर एक क्वेश्चन को 10-10 बार करना। इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से कर लिया तो प्रश्नबली 1 में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ना ही एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर √5 है ना, जो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, √5 और √2 ये आपको करना है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सेम इसी जैसा हैगा, लेकिन इसमें +3 दे दिया है, 3 प्लस दे दिया है, 3 + 2 √5। इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसानी से समझते हुए इसको अपन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अपन से क्या कह रहा है, 6 कह रहा है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन सिद्ध करना है, तो इसको भी अपन बहुत आसान तरीके से और आसानी से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन हल, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अपन हल। हल लिखने के बाद अपन देखेंगे कि सिद्ध कीजिए। तो अपन इसमें भी कुछ नहीं कर रहा है, इसमें भी अपन यही वाली स्टेप लिखेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या, ये वाली स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन को लिखना है, ये वाला है ना। अपरिमेय संख्या तो अपन वही लिखेंगे, तो 2 नहीं 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी, मतलब ए बटे बी के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ बी बराबर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, बी बराबर अपने पास 0, ए तथा बी का कोई विनिष्ट गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए, खंड नहीं है। ये वाली लाइन अपन को लिखना है कि माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 ये बटे बी है, जहाँ बी बराबर 0 नहीं है, नहीं होना चाहिए, और ए तथा बी का कोई विनिष्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन ने कुछ नहीं करना है, फिर वही वाली स्टेप रहेगी अपनी। यहाँ से अपन देखेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर में ए बटे बी, है ना। यहाँ से अपन ने वो वाले में क्या किया था, अपन ने वो वाले में दोनों में अपन ने क्या किया था, दोनों में अपन ने किया था दोनों पक्षों का वर्ग। इसमें वर्ग नहीं करना है, इसमें इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद अपन यहाँ से देखेंगे कि ये का आएगा प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 बराबर में ए बटे बी। अब जब प्लस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा अपना माइनस का 3। यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का ये अपने पास पूरा निकल के 3 आ जाएगा। उसके बाद अपन ने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से अपन ने देखना है 5 है, सॉरी क्या है 5, अंडर रूट में 5, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट 5 है और ए बटे बी माइनस 3 हो गया, ये 3 निकल के उधर चला गया तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। तो यहाँ से अपने पास रहेगा अंडर रूट 5 बराबर में, अंडर रूट 5 बराबर में ए बटे बी माइनस 3, तो अपना ऐसा ही था। अब ये 2 काय में आएगा, गुणा में आएगा। अब ये दोनों के क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो जहाँ पर भी अपने पास 2 आ जाएगा और जहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों, गुणा की संख्या जब नीचे जाती है तो काय में आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो दोनों के बटे में अपने पास क्या आ गया, 2 2 आ गया। अब अपन ने देखा है कि यहाँ पर ए और बी तो पूर्णांक है, मतलब कि देखो ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अथा ए और बी पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है। चूंकि ए बटे अपने पास क्या है, 2 बटे बी माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है। अब अपन ने देखा है दोस्तों कि अपन ने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। तो अपन ने यहाँ पर भी देखा है ये तो बटे के रूप में लिखी गई, तो ये तो परिमेय संख्या हुई, जबकि ऐसा नहीं है। ये रूट 3 तो क्या है, रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, तो ये पूरा आपको लिखना जरूर है। यहाँ पर लिखेंगे तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अतः हमारी धारणा गलत है। 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा अपने पास यहाँ का आंसर। एक बार और ध्यान से समझेंगे। ध्यान से अपन ने क्या समझना है, अपने पास एक क्वेश्चन दिया गया था कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये अपन ने सिद्ध करना था।
तो अपन सबसे पहले अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन मानते हैं कि माना 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस 2 √5 बराबर a/b, मतलब परिमेय संख्या तो a/b के रूप में लिखी जा सकती है और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक मिस्टेक हो गई थी अपन से पिछले वाले क्वेश्चन में, वहाँ पर अपन ने a बराबर 0 कर दिया था ना, तो यहाँ पर b करना है। उस वाले में थोड़ा करेक्शन कर लेना, b करना है ना। तो b बराबर 0, a तथा b का कोई ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, a यहाँ पर लिखेंगे ये 3 प्लस 2 √5 बराबर a/b। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 का आएगा प्लस का आएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 √5 बराबर a/b, ये प्लस का था तो माइनस का हुआ। और यहाँ से अपन देखेंगे कि यहाँ से √5 अकेला रह जाएगा तो बराबर है a/b ऐसा का ऐसा माइनस का 3। अब ये 2 कहाँ से आ गया, तो गुणा का था तो दोनों के बटे में आ गया। तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः a और b तो पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक मतलब कि पूर्णांक होते हैं ना उसमें, जैसे अपने पिछले सवालों के मान आता, तो यहाँ पर भी a और b तो एक पूर्णांक है। तो a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या 3/2 के मतलब p/q के रूप मतलब बटे में लिखी जा रही है, तो परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी अभी धारणा गलत है, 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार अपन ने इसमें फर्स्ट चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ लिया है एक बार, और इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको बार बार करके देखना है इन क्वेश्चनों को। ये कक्षा 10वीं के टॉप 6 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आवाज गुणनखंड मतलब दोनों को काट के अपन करते हैं ना, वो वाला। दूसरा क्वेश्चन है 672 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको भी अपन ने आराम से समझा है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि एचसीएफ अपने लिए 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है, ये भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 4 है कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध की है, ये भी अपन ने अच्छे से समझा है। इसको 2 से 3 बार करके देखना, कितनी बार, 3 से 4 बार कर लेना, क्योंकि जितनी बार अपन करोगे उतनी बार ही आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको करना है बिल्कुल √3 करा है, बिल्कुल √5 भी ऐसा ही है। और उसके बाद आपको 1 √2 भी, इसको मैंने करवा दिया है। इन दोनों को आपको करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे √3 है वहाँ पे √5 रखना है। उसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। इसमें से आपके जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके 3, 4 और 5, इन तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से करके देखना। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये पूरे क्वेश्चन आपके 6 हैं, और 6 को अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके 100% इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा एक चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन 10th क्लास मैथ के सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए जय हिंद जय भारत।